आज इस लेक्चर में जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी एंड वेज थ्योरम। ये आपका कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वोट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी प्रोबेबिलिटी का एक तरह से आप बोलो कि टोटल प्रोबेबिलिटी और वेज थ्योरम, ये दोनों जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस, जो हमने स्टार्टिंग में बोला था कि कुछ क्वेश्चंस तो आपके बेसिक डायरेक्ट जो स्टार्ट में हम लोगों ने सेट से और वेन डायग्राम से क्वेश्चन किए थे, डायरेक्ट उस अप्रोच पे मिल जाएंगे। और कुछ क्वेश्चंस आपके जो एक बड़ा जो यूनिट कवर करते हैं वो बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी का यूनिट कवर करते हैं, जिसमें बेस थ्योरम थोड़ा ज़्यादा ही वेटेज का है। ठीक है, बाकी छुटपुट क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो तैयार तो सब रखना है, किसी से भी आ सकता है। बट ये टॉपिक जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो जरा टोटल प्रोबेबिलिटी को समझते हैं। मेन हम लोग का जो टारगेट होगा इसको समझने का आसान तरीके से और क्वेश्चन में अप्लाई करने का होगा। ठीक है, बाकी ये डिराइव कैसे हुआ, कैसे डेरिवेशन हुआ, डेरिवेशंस वगैरह भी इसका समझा जा सकता है, बट उसकी कोई बहुत ज़रूरत नहीं है। लॉजिकली चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, लॉजिक से ही हम यहाँ पर इसको डिराइव कर देंगे। ठीक है तो टोटल प्रोबेबिलिटी है क्या? सिंपली एक छोटा सा एग्जांपल लेके पहले समझने की कोशिश करते हैं। मान लो एक सैंपल स्पेस है। ठीक है, क्या है ये? सैंपल स्पेस। कुछ इवेंट्स हैं, ये मान लो एक इवेंट है E1, ये एक इवेंट है E2, एक इवेंट है E3। ठीक अब कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि इवेंट को ऐसे क्यों बनाए हैं। तो हमने यहाँ पर जो इवेंट लिया E1, E2, E3, ये कैसा इवेंट लिया? यहाँ पर टोटल प्रोबेबिलिटी की कंडीशन में E1, E2 और E3 में कुछ भी कॉमन नहीं है। E1, E2, E3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन ये है कि इस E1, E2 और E3 को मिला देने पर टोटल सैंपल स्पेस आ जाता है। मतलब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि E1, E2, E3 ये तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है, और एग्जॉस्टिव हैं क्योंकि तीनों का यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर आता है। अब मान लो एक इवेंट है E, जो इन तीनों में से किसी के साथ भी हो जाती है। यहाँ मान लो एक इवेंट है E। ठीक है, ये इवेंट E1 के साथ भी हो सकता है, E2 के साथ भी हो सकता है और E3 के साथ भी हो सकता है। तो इस इवेंट E के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसी को फाइंड करना यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी कहलाता है। अब क्या चीज़ यहाँ पे यूज़ करना है और ये पूछना क्या चाह रहा है, आप ऐसे समझो। मान लो कि E1, E2, E3 तीन मशीन हैं, किसी कंपनी में लगी हुई हैं। बात को ध्यान से समझो। मान लो ये E1, E2, E3 तीन मशीन है, किसी कंपनी में लगी हुई हैं, जो इन तीनों मशीन से प्रोडक्ट बनता है वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है। मान लो ये सारा प्रोडक्ट हो गया इसका। ठीक है, उस प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट हमने निकाल लिया। ठीक है, अब उसकी प्रोबेबिलिटी का अगर चर्चा करना है, अच्छा है, खराब है, प्रोडक्ट किस टाइप का है, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। जो प्रोडक्ट तुमने उठाया वो प्रोडक्ट E1 मशीन का भी बना हुआ हो सकता है, E2 मशीन का भी बना हुआ हो सकता है और E3 मशीन का भी बना हुआ हो सकता है। ठीक है, तो इस E1 की जो प्रोबेबिलिटी होगी, इस E की जो प्रोबेबिलिटी होगी, वो E1 के साथ भी हो सकती है, E2 के साथ भी हो सकती है, E3 के साथ भी हो सकती है, या तो E1 के साथ होगी, या तो E2 के साथ होगी, या तो E3 के साथ होगा। ये इवेंट E इन तीनों में से किसी के साथ होगा, और करके, आइदर विथ E1 और विथ E2 और विथ E3। तो अगर E की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो यहाँ पर केसेस बनेंगे। क्या केसेस बनेंगे कि E हैपेंड विथ E1,
या E हैपेंड विथ E2 या E हैपेंड विथ E3। तो इन तीनों संभावनाओं को मिला करके हमें E की प्रोबेबिलिटी मिलेगी। इसीलिए हम यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी को क्या नाम देते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी नाम देते हैं। ठीक है। जैसे हम यहाँ इसकी डिफिनीशन समझाते हैं। यहाँ तो हमने 3 लेकर के समझा दिया। मान लो लेट E1 E2 E3 En are n mutually exclusive and exhaustive events। E1 E2 E3 En क्या हैं, n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। ठीक है। एंड S be the sample space of the experiment। और उस एक्सपेरिमेंट का जिसके ये सारे इवेंट हैं उसका सैंपल स्पेस कितना है, S है। लेट E be an event, E एक इवेंट है, कैन occurs with either E1 or E2 or E3 or En, then probability of E is called total probability। ठीक है। क्या मतलब है कहने का, कहने का ये मतलब है कि मान लो कि एक सैंपल स्पेस है, यहाँ पर हमने एक सैंपल स्पेस बना लिया। मान लो सैंपल स्पेस को हमने सर्कल से डिनोट कर दिया, किसी से भी डिनोट कर लो। सैंपल स्पेस को मान लो हमने ये डिनोट कर दिया, दिखा दिया। इस सैंपल स्पेस में मान लो कुछ इवेंट्स हैं। कैसे इवेंट हैं, मान लो कि एक इवेंट हो गया E1, एक इवेंट हो गया E2, एक इवेंट हो गया E3 और इसी तरह से डैश 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 एक इवेंट हो गया En। इस तरीके से इवेंट्स हैं और सारे देखो अलग अलग हैं, मतलब किसी में कुछ कॉमन नहीं है, मतलब सभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। सबको अगर मिला दिया जाएगा तो हमारा टोटल ये S सैंपल स्पेस मिल जाएगा। अगर मान लो एक इवेंट E हो जाए, ये मान लो एक इवेंट E है। ठीक है। ये हमने जो बीच में सर्कल बनाया किसके लिए, एक इवेंट E के लिए। तो ये इवेंट E E1 के साथ भी हो सकता था, E2 के साथ भी हो सकता था, E3 के साथ भी, E4 के साथ भी, E5 के साथ भी या En के साथ भी। तो अब अगर इसके होने की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए कि बताओ E हो रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो तुम्हारे पास जितने भी केसेस बनेंगे, केसेस जब भी बनते हैं हमने पहले भी बता रखा है P&C परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में कि केसेस के बीच में प्लस का साइन लगाया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी केसेस बनेंगे, क्या क्या केसेस बनेंगे, E एग्जिस्ट विथ E1 और E एग्जिस्ट विथ E2 और E एग्जिस्ट विथ E3। सिमिलरली E एग्जिस्ट विथ En। E जो है वो E1 के साथ हो सकता है या E2 के साथ हो सकता है या E3 के साथ या En के साथ, किसी के साथ भी हो सकता है। तो यहाँ पर E की प्रोबेबिलिटी अगर आप चाहते हैं तो आप सारे केसेस को क्या करेंगे, कंबाइंड करेंगे, आइदर विथ E1 और विथ E2 और विथ E3 और विथ En। सबको मिला करके जोड़ दिया जाएगा तो जो प्रोबेबिलिटी बन के आएगी वही होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E और इसी को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर टोटल प्रोबेबिलिटी P का जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, फार्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E if E1 happen। ठीक है। E1 के होने के बाद E के होने की प्रोबेबिलिटी, या मतलब प्लस E की प्रोबेबिलिटी इफ E2 हैपन, E2 के हो जाने के बाद E के होने की प्रोबेबिलिटी, हो जाने के बाद या के साथ। ठीक है। या प्रोबेबिलिटी E की E3 के साथ होने की, या सिमिलरली प्रोबेबिलिटी E के होने की En के साथ।
बात समझ में आ गई। अब यहाँ फार्मूला लग जाएगा। क्या फार्मूला लग जाएगा? यहाँ पे फार्मूला क्या होता है ज़रा बताओ। यहाँ पे फार्मूला इसका तुमको पता है, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होगा? E1 के साथ हो, E2 के साथ हो या E3 के साथ हो, ठीक है। तो E1, E2, E3, En किसी के साथ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर E1 के हो जाने के बाद ही ऐसा संभव होगा। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E इफ E हैपन, E हो चुका है तब, यानी कि यहाँ पर तुमको क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 लिखना पड़ेगा। जगह थोड़ा कम है, एक काम करते हैं फिर से इसको नोट कर देते हैं। जगह थोड़ा हमने कम लिख लिया था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E का मतलब क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इफ E1 हैपन। E1 अगर हो चुका है तो E के होने की प्रोबेबिलिटी। E1 हो चुका है मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। क्लियर हुआ? ये क्या लिखा जा रहा है? E1 की प्रोबेबिलिटी और E1 के हो जाने के बाद E के होने की प्रोबेबिलिटी। हालांकि डायरेक्ट हम इसको इंटरसेक्शन से भी डिनोट कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन E1, और बाद में वो इंटरसेक्शन वाले फार्मूले से हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। E1 इंटरसेक्शन E का फार्मूला यही होगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से आप निकाल सकते हैं इसको डायरेक्टली। बट डायरेक्ट हम बिना फार्मूले के इसको समझना चाहें तो ऐसे लिखेंगे। E की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अभी हमने ऊपर आपको लॉजिकली समझाने की कोशिश की कि अगर हमको E की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एग्जाम्पल देखोगे तो ये चीज़ें और क्लियर होंगी। अभी पहले फार्मूला समझने की कोशिश करो। हमको E की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो E की प्रोबेबिलिटी कैसे, मतलब E कैसे हो सकता है? E1 हो चुका और उसके साथ E हो जाए, या E2 हो चुका उसके साथ E हो जाए, या E3 हो चुका उसके साथ E हो जाए। जैसे हमने ऊपर एक एग्जाम्पल लिया था क्या, कि एक कंपनी है उसमें 3 मशीन लगी हुई हैं और हमने एक प्रोडक्ट चुन लिया, ठीक है। अब उस प्रोडक्ट को चुन लिया तो उसकी प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है तो क्या हो सकता है? E1 की प्रोबेबिलिटी, मतलब E1 हो चुका और तब E हो रहा हो, तो E की प्रोबेबिलिटी और E1 की प्रोबेबिलिटी और E1 के हो जाने के बाद E की प्रोबेबिलिटी, E2 की प्रोबेबिलिटी और E2 के हो जाने के बाद E की प्रोबेबिलिटी, E3 की प्रोबेबिलिटी और E3 के हो जाने के बाद E की प्रोबेबिलिटी। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर बन के आएगा। तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E विथ E1, या प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E विथ E2, या प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E विथ E3, या एंड सो ऑन। या सिंपली हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे स्टार्टिंग में, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E एंड E1, ठीक है, E1 एंड E, या प्रोबेबिलिटी ऑफ E एंड E2। इसी तरीके से सिमिलरली लिख करके और इसको फार्मूले से ब्रेक कर सकते थे, बट वो डेरिवेशन का फॉर्मेट हो जाता है। हमने डायरेक्ट यहाँ फार्मूला लिखना था। लॉजिकली समझने की यहाँ पर इसको एक बार और कोशिश करो समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा, और एक दो एग्जाम्पल देखोगे तो ये चीज़ें और भी आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे कह रहा है कि तुम्हारे पास मान लो कि n इवेंट हैं, E1, E2, E3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव हैं। उसका S सैम्पल स्पेस है। सैम्पल स्पेस हटा दो थोड़ी देर के लिए, अपने दिमाग में रखो कि n इवेंट हैं, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, एग्जॉस्टिव हैं। और कह रहा है कि एक इवेंट E होता है और वो किसके साथ हो रहा है? E1 के साथ, या E2 के साथ, या E3 के साथ, या En के साथ। किसके साथ हो रहा है पता नहीं है। अगर हमको ये पता होता कि E1 के साथ हो रहा है तब हम इतना तामझाम क्यों फैलाते? तो सीधे बोलते कि E1 हो गया और E1 के बाद E के होने की प्रोबेबिलिटी, आंसर हो गया, ठीक है। जैसे कहने का मतलब है कि मान लो कि एक कंपनी में अगर 3 मशीन यहाँ पर लगी हुई हैं और तीनों से प्रोडक्ट बनता है, ठीक, प्रोडक्ट बन करके बाहर निकलता है। तुमने उसमें से एक प्रोडक्ट उठा लिया, ठीक है। मान लो कुछ प्रोडक्ट अच्छे बने, कुछ प्रोडक्ट खराब बने। तुमने प्रोडक्ट उठाया, ठीक, वो प्रोडक्ट मान लो खराब प्रोडक्ट मिल गया। अब तुमसे बोला जाए कि बताओ कि ये खराब प्रोडक्ट है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ये खराब प्रोडक्ट है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हम निकालेंगे क्या? खराब प्रोडक्ट होने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू
इवन से प्रोडक्ट बनने की प्रोबेबिलिटी एंड इवन से खराब प्रोडक्ट बनने की प्रोबेबिलिटी। इवन से प्रोडक्ट बना और वो खराब निकल गया, E1 से प्रोडक्ट बना एंड खराब निकल गया, E2 से प्रोडक्ट बना एंड खराब निकल गया, इसी तरह E3 से प्रोडक्ट बना एंड खराब निकल गया। तो ये इंटरसेक्शन हो गया। और इंटरसेक्शन का फार्मूला हमने मालूम है, पढ़ रखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जो भी इसमें दिया रहेगा उसके हिसाब से। सॉरी, यहाँ पे बी लिखेंगे क्योंकि ए अपॉन बी है, तो बी हो चुका है। तो उसी तरह से यहाँ पर ई इंटरसेक्शन E1 को क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E इफ E1 हैपन। ठीक है, तो ये आपका टोटल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है। क्या मतलब है इसका, एग्जाम्पल देखो, अभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी सीधे सीधे। एग्जाम्पल से इसको देखो तो सारा कहानी एक बार में अभी क्लियर हो जाएगा। मान लो एक फैक्ट्री है, ठीक है, हमने यहाँ पर एक फैक्ट्री ले ली। फैक्ट्री में मान लो 3 मशीन लगी हुई हैं, मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी। हम इसका डेरिवेशन बताने से अच्छा एग्जाम्पल से इसको समझाना समझ रहे हैं। एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। मेनली आपको क्वेश्चन करने हैं, फार्मूले का डेरिवेशन आपको नहीं करना है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन समझने का प्रयास करिए कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो कि जो ये 3 मशीन्स लगी हुई हैं कंपनी में, मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी, इन तीनों मशीन का काम क्या है। मान लो इन तीनों मशीन का काम है कुछ बनाना। मान लो बल्ब बना रहा है। क्या बना रहा है, बल्ब। बल्ब बनाने की फैक्ट्री है, उसमें 3 मशीन लगी हुई हैं। एक क्या करता है, फैक्ट्री में जितनी भी बल्ब बनते हैं उसका 25% बल्ब ए बनाता है, 35% बल्ब बी बनाता है और 40% बल्ब सी बनाता है। ठीक है, उस फैक्ट्री में ए बी सी जो मशीन है उनका काम क्या है, ए 25% बल्ब बनाता है, बी 35% बल्ब बनाता है और सी 40% बल्ब बनाता है। ए के साथ एक प्रॉब्लम क्या है, ये डिफेक्टिव बल्ब बनाता है। कितना डिफेक्टिव, 5%। 5% डिफेक्टिव बल्ब बनाता है। ऐसे ही बी जो है वो 4% डिफेक्टिव बल्ब बनाता है और सी जो है वो 2% डिफेक्टिव बल्ब बनाता है। ठीक है, एक फैक्ट्री में, बल्ब की फैक्ट्री है, 3 मशीन लगी है, ए बी सी। ए 25%, बी 35% और सी 40% प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। मतलब उसके जितने भी प्रोडक्ट हैं उसका 25%, यानी 100 बल्ब अगर बनता है तो 100 में 25 ए बनाता है, 35 बी बनाता है और 40 सी बनाता है। अब जो ए बना रहा है उसमें 5 खराब बना रहा है, ये 4 खराब बना रहा है और ये 2 खराब बना रहा है। 5%, 4% और 2%। अब कह रहा है इफ वी ड्रॉ अ बल्ब फ्रॉम लॉट, लॉट मतलब जहां माल इकट्ठा किया गया है, एट रैंडम। हमने एट रैंडम एक बल्ब उठा लिया लॉट में से, जहां ये सारा माल इकट्ठा हुआ उसमें से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज डिफेक्टिव। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि बल्ब डिफेक्टिव होगा। ठीक है, अब बल्ब डिफेक्टिव होगा इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो दिमाग से सोचो अपने कि हो सकता है कि वो डिफेक्टिव बल्ब ए मशीन का हो सकता है कि वो डिफेक्टिव बल्ब बी मशीन का हो सकता है वो डिफेक्टिव बल्ब सी मशीन का हो। तो यहाँ पर डिफेक्टिव बल्ब होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कैसे होगी, सारी संभावनाओं को मिलाना पड़ेगा।
हम बोलेंगे ए से बना तब डिफेक्टिव हुआ, या बी से बना तब डिफेक्टिव हुआ, या सी से बना तब डिफेक्टिव हुआ, तो सबको मिला दिया जाएगा, तब जा कर के टोटल यहाँ पर डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी मिलेगी। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि उसके डिफेक्टिव होने के जो चांसेस हैं वो केसेस में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, आइदर बाई ए और बाई बी और बाई सी। वो डिफेक्टिव ए से भी हो सकता था, बी से भी हो सकता था और सी से भी हो सकता था, तो तीनों से डिफेक्टिव हो सकता था और हमने उसको चुना। तो अब हम जिम्मेदारी किसी एक को नहीं देंगे, हम सबकी कंडीशन को मिला करके और तब डिफेक्टिव होने की बात करेंगे। इसीलिए हम लोग इसको क्या नाम देते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ क्वेश्चन कैसे करते हैं वो देखो, यहाँ पर हम लोग करते क्या हैं, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड डिफेक्टिव। ठीक है, ए से बना एंड डिफेक्टिव हो गया, या बी से बना एंड डिफेक्टिव हो गया, या सी से बना और डिफेक्टिव हो गया, या मतलब प्लस कर दिया। ठीक है, अब इसी से फार्मूला बन जाएगा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बाई ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव बाई बी और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी और प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बाई सी। तो मेन फार्मूला ये है जो हमने पीछे अभी लिखा था। आता कहाँ से है, तो इस तरीके से, ए से प्रोडक्ट बना एंड डिफेक्टिव हो गया, बी से प्रोडक्ट बना एंड डिफेक्टिव हो गया, या सी से प्रोडक्ट बना एंड डिफेक्टिव हो गया। तो पीछे की जो कहानी बता रहे थे उससे बढ़िया तरीका इस एग्जांपल से समझने का है इसको। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि तीनों से वो डिफेक्टिव हो सकता था, इसलिए तीनों को जब मिला दिया जाएगा तब डिफेक्टिव की कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो पाएगी। इसीलिए यहाँ तीनों को कंबाइंड करके टोटल का हमने केस, जितना भी डिफेक्टिव होने का चांस हो सकता था, ए से भी हो सकता था, बी से भी और सी से भी, तो टोटल चांस को मिला दिया। इसीलिए हम लोग इसको क्या नाम देते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसीलिए इसको नाम हम लोग टोटल प्रोबेबिलिटी देते हैं। अब पी ए इंटरसेक्शन डी को ये लिख सकते हैं, हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पढ़ रखा है फार्मूला, पीछे हम लोग पढ़े हुए हैं, याद होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये फार्मूला हम लोगों ने पीछे पढ़ रखा है। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर निकालना है तो इसको इधर भेज के मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही हमने किया है। ए इंटरसेक्शन डी को पी ए इंटू पी डी ए लिख सकते हैं। अब यहाँ पर पी ए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब ए से प्रोडक्ट बनने की प्रोबेबिलिटी। ए का प्रोबेबिलिटी यहाँ पर कितना है, 25%। ए का प्रोबेबिलिटी मतलब 25%, तो 25/100 टोटल 100 का 25 ए बना रहा है, टोटल 100 है। ठीक है, इनटू डिफेक्टिव बाई ए, अब ए डिफेक्टिव कितना बना रहा है, 5, तो 5/100 प्लस बी का क्या हो जाएगा, 35/100 और बी से डिफेक्टिव होने का कंडीशन क्या हो गया, 4/100 प्लस सी की प्रोबेबिलिटी क्या है, सी के प्रोडक्ट बनाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 40/100 और सी के डिफेक्टिव प्रोडक्ट बनाने की प्रोबेबिलिटी 2/100। अब सबको मिला दिया जाएगा तो यही टोटल प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इन सबको कैसे कंबाइन कर देंगे, देखो ये तुम्हारा 100 सीधे 100 ही रहने दो ताकि एलसीएम लेने में आसानी रहेगी। ये 25 बचे कितना हो जाएगा, 125 प्लस ये हो जाएगा 140 और प्लस ये हो जाएगा 80 और नीचे कितना हो जाएगा 10000। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 140 और 80, 220, 320, 340, 345 और नीचे कितना हो जाएगा 1, 1, 2, 3, 4। आप इसको और सिंप्लीफाई करके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके आंसर लिख देंगे। तो इस तरीके से हम लोग टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, टोटल प्रोबेबिलिटी बोला जाता है। ठीक है, इसी टोटल प्रोबेबिलिटी में वेस थ्योरम भी आएगा। कैसे आएगा जरा उसको आप समझो। वेस थ्योरम क्या होता है, वेस थ्योरम कहता है कि इफ E1, E2, En आर n mutually exclusive and exhaustive events and E be an event
occurs with either E1 or E2 or E3 or En, then probability of EI E is equal to probability of EI into probability of E given EI divided by probability of E. क्या मतलब हुआ इसका समझने की कोशिश करो। ये क्या लिखा हुआ है, ई हो चुका तो ई आई होने की प्रोबेबिलिटी, इसको क्या बोलते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ है। ये बेस थ्योरम बिल्कुल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की तरह है, बस थोड़ा सा यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ में आएगा क्या, वो अभी यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। इसको डेरिवेशन से यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं, एग्जाम्पल लेकर के पहले इसको समझो कि ये कह क्या रहा है। ये कह रहा है कि तुम्हारे पास अगर E1 E2 E3 En इवेंट है और एक इवेंट E होता है, ठीक है, वो E1 E2 E3 En किसी के साथ भी हो सकता है। अगर E हो चुका, मतलब जिस इवेंट की बात हो रही है वो हो चुका है, तो वो इवेंट EI के साथ हुआ है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है, इसकी क्या मीनिंग है क्वेश्चन में, इफ E हैपन, ठीक है, देन what is the, या then the probability that E happen with EI। ठीक है, अगर क्वेश्चन में इस तरीके का लैंग्वेज लिखा हो कि एक इवेंट हो चुका, अब वो इवेंट EI के साथ हुआ, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर ये फार्मूला यूज करते हैं। I ये क्या है, तो इसी E1 E2 E3 En के बीच में कहीं पर भी I कोई इवेंट हमने मान लिया EI। यहाँ पर ये जो हमने P लिखा, ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, टोटल प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है, ठीक है। या नीचे वाला जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, टोटल प्रोबेबिलिटी। जैसे उसी पीछे वाले एग्जाम्पल को हम लोग यहाँ पर फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसी एग्जाम्पल को फिर से समझने की कोशिश करते हैं, जो पीछे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था। उस एग्जाम्पल को हम लोग क्या कर सकते थे, जैसे मान लो कि तुमसे कह दिया जाता कि एक फैक्ट्री है, ठीक है, उस फैक्ट्री में 3 मशीन लगी हुई है, वही वाला सेम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक। इसका काम क्या है, 25% प्रोडक्ट बनाना, इसका काम क्या है 35% प्रोडक्ट बनाना, इसका काम क्या है 40% प्रोडक्ट बनाना, इसका काम है डिफेक्टिव बनाना 5%, इसका काम है डिफेक्टिव बनाना 4% और इसका काम है डिफेक्टिव बनाना 2%, ठीक है। यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा बेस थ्योरम में वो किस टाइप का होगा, लैंग्वेज, उसका लैंग्वेज पहचान जाओगे तो फार्मूला लगाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। यहाँ पे हो जाए इफ़ बी सेलेक्ट अ बल्ब, बल्ब की फैक्ट्री हमने पीछे ली थी एग्जाम्पल में, इफ़ बी सेलेक्ट अ बल्ब एंड फाइंड इट डिफेक्टिव, डिफेक्टिव है, हमको पता चल गया, उठाया और देखा हमने क्या हो गया, डिफेक्टिव हो गया, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट bulb is made from मशीन B, ठीक है। मतलब हमको क्या निकालना है, अभी हमने पीछे क्या फार्मूला बताया, प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव हो चुका है, हमने बल्ब चुना और उसको हमें पता चल गया कि वो डिफेक्टिव है, मतलब डिफेक्टिव हो चुका, अब वो B से बना है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। अभी हमने आपको वही चीज़ यहाँ पर समझाई है, ज़रा ध्यान से इसको देखिए। हमने क्या बोला, इसको क्या पढ़ेंगे, EI गिवन E को क्या पढ़ेंगे, इफ़ E हैपन, E हो चुका, ये नीचे वाला यानी डिफेक्टिव हो चुका,
देन द प्रोबेबिलिटी दैट ई हैपन विथ ई आई, तब वो ई आई के साथ हो, यानी डिफेक्टिव हो गया तो वो डिफेक्टिव बी से हो रहा है डिफेक्टिव, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन डी लिखेंगे। वही हमने यहाँ पर काम किया है, जरा देखो वही सेम हमने यहाँ पर किया है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज मेड फ्रॉम बी, तो बल्ब बी मशीन से बना हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मशीन निकालना है अगर डिफेक्टिव हो चुका है तो अब इसके लिए फार्मूला क्या लगता है, तो इसके लिए हमको फार्मूला पता है पी बी बाई डी। अगर हमको बेस थ्योरम का फार्मूला नहीं भी याद है तो हम यहाँ पर जानते हैं कि इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, या ऐसे सीधे सीधे फार्मूला लगा लेते हैं। बेस थ्योरम मान लो अपने को फार्मूला नहीं याद है तो इसका फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन डी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, ये तो मालूम है। ऐसे ही फार्मूला लगता है कंडीशनल में। और हम अब जानते हैं कि इसको क्या लिख सकते हैं, इसको बी इंटरसेक्शन डी को, बी इंटरसेक्शन डी मतलब बी एंड डी, बी एंड डी को ध्यान से समझो क्या लिखा हुआ है। बी एंड डी मतलब बी हुआ एंड डिफेक्टिव हुआ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, पीछे अभी हमने टोटल प्रोबेबिलिटी में बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड देन डिफेक्टिव थ्रू बी, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव का मतलब डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो डिफेक्टिव होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी है। ए से भी डिफेक्टिव हो सकता है, बी से भी और सी से भी, तो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी जो यहाँ फार्मूला लगेगा क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिफेक्टिव हो चुका है, क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाई बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव बाई ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव बाई बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव बाई सी। अब बोलोगे ये नीचे क्या लिख दिया इतना बड़ा, नीचे हमने पी डी लिख दिया, पी डी, ये पी डी क्या है, डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी। तो डिफेक्टिव होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी है वो किसी के साथ भी डिफेक्टिव हो सकता है, ठीक है। टोटल प्रोबेबिलिटी है डिफेक्टिव, डिफेक्टिव ए के साथ भी, बी के साथ, सी के साथ, किसी के साथ हो सकता है, पीडी की वैल्यू ऐसे ही निकलेगी। अब यहाँ पर इसको याद रखने का सिंपल तरीका क्या है, इसको याद रखने का सिंपल तरीका ये है कि आपको क्वेश्चन में नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी रखना है, ठीक है, और जिससे होने की बात कर रहा है, यहां पर जो नीचे लिखा हुआ ये क्या लिखा हुआ, ये क्या लिखा है, ए से डिफेक्टिव हो रहा है, ये क्या है, बी से डिफेक्टिव हो रहा है, ये क्या है, सी से डिफेक्टिव हो रहा है। हमसे पूछा क्या है, बी से डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी, तो बी वाला टर्म उठा करके ऊपर लिख दो। देखो पी बी पी डी बाई बी, यहां पर भी पी बी पी डी बाई बी लिखा हुआ है। तो अगर बोलता कि सी से होने की प्रोबेबिलिटी, अगर इसी क्वेश्चन में मान लो हमसे ये बोलता कि प्रोबेबिलिटी सी से डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी, तो हम इस क्वेश्चन में ये वाला उठा करके ऊपर लिख देते। तो क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी थ्रू सी, और नीचे डिवाइड कर देते सबसे, पी ए पी डी गिवन ए प्लस एंड सो ऑन, सारा ये हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी अप्लाई करेंगे। अब इस पे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, तो एग्जांपल के साथ ये थ्योरम और ज़्यादा क्लियर होगा। तो एग्जांपल जरा देखते हैं इस पे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक इसको थोड़ा सा आप रिवाइज करिए और एग्जांपल देखने के बाद ही क्वेश्चन स्टार्ट करिएगा टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम का।